तो इधर उधर की न बात कर ये बता काफिला क्यों लुटा। बिहार चुनाव में वोटिंग लिस्ट को रिव्यू किया जा रहा है और ये काम सिर्फ 25 दिन में पूरा होना है, जिसमें से सिर्फ 16 दिन बचे हैं। बिहार की बड़ी आबादी को अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि क्या आवश्यक 11 दस्तावेजों में से कोई एक भी रखती है या नहीं, जिनका चुनाव आयोग द्वारा नागरिकता साबित करने के लिए निर्देश दिया गया है। कुछ लोगों के पास फोटो तक नहीं है और उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। उदाहरण के तौर पर 4 जुलाई को मिडिल स्कूल बेनी स्ट्रीट में एक पंचायत के दौरान बताया गया कि बहुत से लोगों के पास पासपोर्ट साइज फोटो तक नहीं है। ये चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि अब यह सुविधा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति पीएलओ या सहायक के माध्यम से फोटो खिंचवाकर बीएलओ ऐप में अपलोड कर सकता है। इस अभियान में 8 करोड़ लोगों को कवर किया जा रहा है जिनके पास पासपोर्ट साइज फोटो तक नहीं है। उनके लिए भी समाधान निकाला गया है। फिर भी जमीनी स्तर पर बड़ी समस्या ये है कि अधिकतर लोगों के पास ना तो पहचान पत्र है, न जाति प्रमाण पत्र है, न जन्म प्रमाण पत्र है और न ही कोई अन्य वैध कागज है। कुछ महिलाएं जो 20 साल से वोट दे रही हैं, उनके पास सिर्फ आधार कार्ड, वोटर कार्ड और लेबर कार्ड है, फिर भी वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पा रही हैं। रुपौली गांव की कुछ महिलाओं से जब पूछा गया कि उनके पास कौन कौन से दस्तावेज हैं, तो जवाब मिला सिर्फ आधार कार्ड, वोटर कार्ड और लेबर कार्ड। जमीन पर कब्जे का भी कोई वैध प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो सरकार की जमीन बसी हुई है। बावजूद इसके वो 20 साल से ज्यादा वक्त से वोट डाल रही हैं। ये सिर्फ विडंबना है। जो व्यक्ति इतने वर्षों से चुनावों में भागीदारी करता आ रहा है, उसे अब नागरिकता साबित करनी है। सुनील दास जैसे लोग जो राजमिस्त्री का काम करते हैं, कहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि कौन से फॉर्म भरने हैं और किस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। गांवों में लोग जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र के बारे में जानते तक नहीं है। 2001 से 2005 के बीच जिनका जन्म हुआ है, उनमें से सिर्फ 2.8% के पास ही बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है। मुस्लिम समुदाय में ये प्रतिशत और भी कम है। ज्यादातर लोग सिर्फ आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड के भरोसे हैं, लेकिन आयोग के अनुसार नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें गंभीर सवाल ये है कि जब सारी की सारी योजनाएं आधार कार्ड के जरिए मिलती हैं, तो वोट डालने के वक्त में ये आधार कार्ड इनवैलिड कैसे हो गया। इस पूरे अभियान की शुरुआत संविधान के अनुच्छेद 326 के नाम पर की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जो भारतीय नागरिक हो। लेकिन ये कैसे सिद्ध होगा। बिहार की बड़ी आबादी ऐसे दस्तावेजों से वंचित है जो नागरिकता साबित कर सके। उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि 11 दस्तावेजों में से 1 या 2 दस्तावेज जरूर प्रस्तुत करें। चुनाव आयोग के कई अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है, वो वोटर सूची से बाहर कर दिए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग नागरिक नहीं हैं, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया कि जिनके पास दस्तावेज नहीं है, वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। नीतीश कुमार के अपने गांव कल्याण बिघा की स्थिति यह है कि वहां अधिकांश लोगों के पास केवल आधार कार्ड है। वहीं तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर में भी लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें इस अभियान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के ट्विटर हैंडल पर दिखाई गई तस्वीरों में सभी पात्र लोग व्यवस्थित और तैयार दिखाई दे रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लोग जानना चाहते हैं कि इतने कम समय में जब पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बनवाना असंभव है, तो वो अपनी नागरिकता इस वक्त कैसे साबित करेंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में केवल 2.4% लोगों के पास ही पासपोर्ट है और लगभग 20% से भी कम लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है। राहुल शास्त्री के अनुसार जाति प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग के लोगों के पास बहुत ही कम है। जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी नौकरी से संबंधित कागजात, भूमि का स्वामित्व, सब कुछ एक बड़ी आबादी के लिए उपलब्ध नहीं है। लोगों की बुनियादी परेशानी ये है कि उनके पास अपने पूर्वजों की जमीन के कागज हैं। अगर वे उन्हें पेश करते हैं तो सरकार कह सकती है ये संपन्न है और उनका राशन बंद किया जा सकता है। इस भय के कारण भी लोग अपने कागज नहीं दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि इतने वर्षों से जो लोग वोट डालते आ रहे हैं, अब अगर वो ये साबित नहीं कर पाए कि वो नागरिक हैं, तो क्या उनकी पहचान, उनकी सहभागिता सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या वो राज्य और राष्ट्र की योजनाओं से बाहर कर दिए जाएंगे। आधार कार्ड जो तमाम सरकारी कार्यों में मान्य है, यहाँ क्यों अस्वीकार किया जा रहा है। जब दिल्ली में यही कार्ड वोटर आईडी बनाने में मान्य है, तो बिहार में क्यों नहीं। सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या ये केवल वोटर सूची का अभियान है या नागरिकता प्रमाणीकरण की एक नई प्रक्रिया की शुरुआत है। और अगर ये सीसीडी की तैयारी है, तो क्या ये संविधान के अनुच्छेद 326 के नाम पर हो रहा है या उनके विपरीत।
बिहार में करोड़ों लोग इस स्थिति में हैं जहां उनके पास न तो पर्याप्त समय है, न समाधान है, न जानकारी है और न सुविधा है। ऐसे में 16 दिनों में नागरिकता सिद्ध करना एक असंभव कार्य बन गया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं बताया है, जबकि भाजपा अभी तक इस मुद्दे पर चुप है। सवाल यह है कि जब मतदाता सूची का ये अभियान आम लोगों के अधिकारों को खतरे में डाल रहा है, तब राजनीति के दल क्यों चुप हैं? चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, सिर्फ प्रेस रिलीज जारी की जा रही है, जबकि सवाल बहुत गहरे हैं और जवाब किसी के पास नहीं है। ये 25 दिनों का अभियान आखिरकार किसके लिए है? 5 करोड़ लोगों के भविष्य को संदेह के घेरे में डाल देने वाला ये कदम लोकतांत्रिक भारत के मूलभूत अधिकारों को चुनौती नहीं देगा। इस बार बिहार चुनाव में क्या होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। आइए अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों पर। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में जंगें चल रही हैं, उधर इजराइल आए दिन किसी न किसी पर हमला कर देता है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेबनान की धरती पर तनाव फिर से सिर उठा रहा है। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने एक बात साफ कर दी है और कड़ा संदेश दिया है। शुक्रवार की रात हिजबुल्लाह के अपने चैनल अल मनार टीवी पर दिए गए भाषण में कासिम ने दो टूक कहा कि हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा, जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह अपने हथियार सौंप दे, उन्हें पहले ये मांग करनी चाहिए कि इजराइल अपनी आक्रामकता रोके। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये पूरी तरह से अनुचित है कि जो कब्जा कर रहा है उसकी आलोचना न की जाए और जो उसका विरोध कर रहा है उसे आत्मसमर्पण करने की उम्मीद की जाए। नईम कासिम ने कहा है, जो लोग आत्मसमर्पण को स्वीकार करते हैं उन्हें अपने फैसले के परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन हिजबुल्लाह कभी भी ये रास्ता नहीं चुनेगा। उनकी इस स्पीच का लहजा सिर्फ चेतावनी नहीं था, ये एक प्रतिज्ञा थी, एक वादा था कि चाहे कितना भी दबाव हो, प्यार केवल हम तब रखेंगे जब आक्रामकता का अंत होगा, जब कब्जा खत्म होगा। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब लेबनान और इजराइल के बीच सीमा क्षेत्रों में संघर्ष और टकराव की स्थिति बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिजबुल्लाह पर लगातार दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने सशस्त्र ढांचे को समाप्त करें और राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बने। मगर कासिम का जवाब स्पष्ट है, हथियार छोड़े जाने की शर्त सिर्फ इजराइल की आक्रामकता के अंत से जुड़ी होगी। इस भाषण ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हिजबुल्लाह अपनी विचारधारा और प्रतिरोध की भावना से एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। न कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव, न कोई आंतरिक आलोचना और न ही कोई राजनीतिक सौदा। हिजबुल्लाह अपनी राह खुद चुनेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हाल ही में हुई टेलीफोनिक बातचीत के बाद गहरी निराशा जताई है। उन्होंने कहा है कि बातचीत के बाद उन्हें ये यकीन हो गया है कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने कहा, मैं बेहद निराश हूं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत दुखद है कि वो अपने जिद पर कायम हैं। जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, न जाने क्या अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ट्रंप को खुद ये बताना चाहिए कि वो खुद जो इजराइल से गाजा में करा रहे हैं वो क्या है। इजराइल पागल सांड की तरह कभी किसी को सींग मारता घूम रहा है। उसको क्यों नहीं कहते? उससे ये सवाल पूछते और उसे हथियार न देते। जिस टोन में हमास और ईरान से बात करते हो, वही टोन इजराइल के ऊपर भी इस्तेमाल की होती और उससे कहा होता कि फौरन ये जंग खत्म करो, नहीं तो हम तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। अब तो तुम ये बात पुतिन को बोलते हुए अच्छी भी लगते। जब पुतिन नहीं रुक रहा है तो रोना मचा रखा है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार उग्र होता जा रहा है। अमेरिका की तरफ से पहले भी यूक्रेन को सैन्य सहायता दी जाती रही है, लेकिन अब इस सप्लाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को अब भी हथियार दे रहा है और पहले भी उसने बहुत कुछ दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी इशारा किया कि हथियार की सप्लाई को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्थिर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि युद्ध रुके और बातचीत से हल निकले, लेकिन पुतिन की मंशा अब साफ होती जा रही है। वो रुकना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा और यही सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक हलकों में ट्रंप की यह टिप्पणी अमेरिका की नीति में संभावित बदलाव की ओर इशारा करती है। हालांकि आधिकारिक रूप से बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को हथियार भेजने के पक्ष में है, लेकिन ट्रंप की आलोचना इस पर नया विवाद खड़ा कर सकती है। पुतिन की तरफ से इस बातचीत पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन रूसी मीडिया में ट्रंप की टिप्पणी को कवर किया जा रहा है। रूस पहले से ही पश्चिमी देशों पर यह आरोप लगाता है कि वो यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध को लंबा खींच रहे हैं।
ट्रंप ने बातचीत के दौरान इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर वो सत्ता में होते तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। उनका कहना है कि मजबूत नेतृत्व और कूटनीतिक दबाव से पुतिन को रोका जा सकता था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से अपील की है कि वो सैन्य सहायता बनाए रखें। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की आक्रामकता को रोकने के लिए उन्हें लगातार समर्थन की जरूरत है। उनकी निराशा और चेतावनी को वैश्विक विश्लेषक गंभीरता से देख रहे हैं। उनका ये बयान इस युद्ध के भविष्य और अमेरिका की भूमिका को लेकर एक नई बहस को जन्म दे सकता है।